हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी विद प्रियंका चैनल। जैसा कि हम सब अगले वीडियो में राजा नीरवंशिया कहानी देखे थे, ठीक है। तो उसका पार्ट 1 हो चुका है। आज हम पार्ट 2 देखेंगे क्योंकि कहानी थोड़ी लंबी थी, इसलिए हम इसको 2 भागों में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ तक हमने देखा था अस्पताल से लौट आए और कुलमा भी आई है। राजा नीरवंशिया अस्पताल से लौट आए, कौन कह रहा था? उनकी जगपति की चाची, ठीक है। तो आगे चलते हैं। ये शब्द सुनकर घर के अंधेरे बरोठों में घुसते ही जगपति हाँफ कर बैठ गया। झुंझलाकर चंदा से बोला, अंधेरे में क्या मेरे हाथ पैर तुड़वाओगी? भीतर जाकर लालटेन जला लाओ ना। तेल नहीं होगा इस वक्त, जरा ऐसे ही काम। कौन कह रहा है? चंदा। तुम्हारे कुछ नहीं होगा, ये कह रहा है जगपति की तुम्हारे कभी कुछ नहीं होगा, ना तेल ना कहते कहते जगपति एकदम चुप रह गया और चंदा को लगा कि आज पहली बार जगपति ने उसके व्यर्थ मातृत्व पर इतनी गहरी चोट कर दी जिसकी गहराई की उसने कभी कल्पना नहीं की थी। दोनों खामोश बिना एक बात किए अंदर चले गए। आगे है। रात के बढ़ते सन्नाटे में दोनों के सामने 2 बातें थी। जगपति के कानों में जैसे कोई व्यंग्य से कह रहा था कि राजा नीरवंशिया अस्पताल से आ गए। उसके बार बार उसके यही आवाज सुनाई दे रही थी जो उसकी चाची ने व्यंग्य किया था। और चंदा के दिल में यह बात चुभ रही थी कि तुम्हारे कुछ नहीं होगा, जो जगपति उसको कहा था, तुम्हारे कभी कुछ नहीं होगा। और सिसकती चंदा ने जाने कब सो गई, पर जगपति की आंखों में नींद न आई। खाट पर पड़े पड़े उसके चारों ओर एक मोहक भयावना सा जाल फैल गया। लेटे लेटे उसे लगा जैसे उसका स्वयं का आकार बहुत क्षीण होता होता बिंदु सा रह गया है। पर बिंदु के हाथ थे। एक मिनट। पर बिंदु के हाथ थे, पैर थे और दिल की धड़कन थी। कोठरी का घुटा घुटा सा अंधियारा, मटमैला दीवारें और गहन गुफाओं सी अलमारियां जिनमें से बार बार झांक कर देखता था और वह सिहे उठता था। फिर जैसे सब कुछ तब्दील हो गया हो। अलमारियां जिनमें से बार बार झांक कर देखता था और यहाँ हो गया है। उसे लगा कि उसका आकार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। वह मनुष्य हुआ, लंबा तगड़ा तंदुरुस्त पुरुष हुआ। उसकी सिराओं में कुछ फूट पड़ने के लिए व्याकुलता से खौल उठा। उसके हाथ शरीर के अनुपात से बहुत बड़े, डरावने और भयानक हो गए। उनके लंबे लंबे नाखून निकल आए। वह राक्षस हुआ, दैत्य हुआ, आदिम बर्बर। गुस्से में था ना। और बड़ी तेजी से सारा कमरा एक बारगी चक्कर काट गया। फिर सब धीरे धीरे स्थिर होने लगा और उसकी सांसें ठीक होती जान पड़ी। फिर जैसे बहुत कोशिश करने पर घिघी बंध जाने के बाद उसकी आवाज फूटी। चंदा की नरम सांसों की हल्की सरसराहट कमरे में जान डालने लगी। जगपति अपनी पाटी का सहारा लेकर झुका। कांपते पैर उसने जमीन पर रखे और चंदा की खाट के पास से सिर टिकाकर बैठ गया। उसे लगा जैसे चंदा की इन सांसों की आवाज में जीवन की संगीत गूंज रही है। वह उठा और चंदा के मुख पर झुक गया। उस अंधेरे में आंखें गड़ाए गड़ाए जैसे बहुत देर बाद स्वयं चंदा के मुख पर आभा फूटकर अपने आप बिखरने लगी। उसके नक्श उज्जवल हो उठे और जगपति की आंखों को ज्योति मिल गई। वह मुग्ध सा ताकता रहा। चंदा के बिखरे बाल, जिनमें हाल के जन्मे बच्चे के गबुआरे बालों की सी महक, दूध की कचाइंद, शरीर के रस की सी मिठास और स्नेह सी चिकनाहट, और वह माथा जिस पर बालों के पास तमाम छोटे छोटे नरम नरम से रोए रेशम से, और उस पर कभी लगाई गई सिंदूर की बिंदी का हल्का टीका हुआ सा मिटा हुआ आभास। नन्हे नन्हे निर्धन सोए पलक और उनकी मासूम सी कांटों की तरह बरौनियां और सांस में खुलकर आती हुई वह आत्मा की निष्कपट आवाज की लय। फूल की पंखुड़ी से पतले पतले ओठ, उन पर पड़ी अछूती रेखाएं जिनमें सिर्फ दूध सी महक। उसकी आंखों के सामने ममता सी छा गई, केवल ममता, और उसके मुख में अस्फुट शब्द निकल गया, बच्ची। डरते डरते उसके बालों की एक लट
को बड़े जतन से उसने हथेली पर रखा और उंगली से उस पर जैसे लकीरें खींचने लगा। उसे लगा जैसे कोई शिशु उसके अंक में आने के लिए छटपटाकर निराश होकर सो गया हो। उसने दोनों हथेलियों को पसारकर उसके सिर को अपनी सीमा से भर लेना चाहा कि कोई कठोर चीज उसकी उंगलियों से टकराई। वह जैसे होश में आया। बड़े सहारे से उसने चंदा के सिर के नीचे टटोला। एक रुमाल में बंधा कुछ उसके हाथ में आ गया। अपने को संयत करता वह जमीन पर बैठ गया। उसी अंधेरे में उस रुमाल को खोला तो जैसे सांप सूंघ गया। चंदा के हाथों के दोनों सोने के कड़े उसमें लिपटे थे और तब उसके सामने सब सृष्टि धीरे धीरे टुकड़े टुकड़े होकर बिखरने लगी, क्योंकि उसे पता था, चंदा ने कहा था कि दवाई मंगाई थी ना उस कड़े से, ठीक है। कड़े तो चंदा बेचकर उसका इलाज कर रही थी। वे सब दवाइयां और ताकत के टॉनिक। उसने तो कहा था कि ये दवाइयां किसी की मेहरबानी नहीं है, मैंने हाथ के कड़े बेचने को दिए थे। पर उसका गला बुरी तरह सूख गया, जबान जैसे तालू से चिपक कर रह गई। उसने चाहा कि चंदा को झकझोर कर उठाए, पर शरीर की शक्ति बह सी गई थी। रक्त पानी हो गया था। थोड़ा संयत हुआ। उसने वे कड़े उसी रुमाल में लपेटकर उसकी खाट के कोने पर रख दिया और बड़ी मुश्किल से अपनी खाट की पाटी पकड़कर लुढ़क गया। चंदा झूठ बोली, पर क्यों? कड़े आज तक छुपाए रही। उसने इतना बड़ा दुराव क्यों किया? आखिर क्यों? इसलिए किस लिए? और जगपति का दिल भारी हो गया। उसे फिर लगा कि उसका शरीर सिमटता जा रहा है और वह एक सी का बना ढांचा रह गया, नितांत हल्का तिनके सा, हवा में उड़कर भटकने वाले तिनके सा। उस रात के बाद रोज जगपति सोचता रहा कि चंदा से कड़े मांगकर बेच ले और कोई छोटा मोटा कारोबार ही शुरू कर दे, क्योंकि नौकरी छूट चुकी थी। इतने दिन की गैरहाजिरी के बाद वकील साहब ने दूसरा मुहर्रिर रख लिया था। वह रोज यही सोचता, पर चंदा जब सामने आती तो ना जाने कैसी असहाय सी उसकी अवस्था हो जाती। उसे लगता जैसे कड़े मांगकर वह चंदा से पत्नीत्व का पद भी छीन लेगा। मातृत्व तो भगवान ने छीन लिया। वह सोचता, आखिर चंदा क्या रह जाएगी? एक स्त्री, ये वाला कथन पूछा गया, एक स्त्री से यदि पत्नीत्व और मातृत्व छीन लिया गया तो उसके जीवन की सार्थकता ही क्या है? चंदा के साथ वह यह अन्याय कैसे करे? उसने दूसरी आंख की रोशनी कैसे मांग ले? फिर तो वह नितांत अंधी हो जाएगी और उन कड़ों को मांगने के पीछे जिस इतिहास की आत्मा नंगी हो जाएगी, कैसे उस लज्जा को स्वयं ही उधार कर ढांपेगा। और वह उन्हीं ख्यालों में डूबा सुबह से शाम तक इधर उधर काम की टोह में घूमता रहा। किसी से उधार ले ले, पर किस संपत्ति पर? क्या है उसके पास जिसके आधार पर कोई उसे कुछ देगा? और मोहल्ले के लोग जो एक एक पाई पर जान देते हैं कोई चीज खरीदते वक्त, भाव में एक पैसा कम मिलने पर मीलों पैदल जाकर एक पैसा बचाते हैं। एक एक पैसे की मसाले की पुड़िया बंधवाकर 11 पैसों का हिसाब जोड़कर एकाध पैसा उधार कर मिन्नतें करते हैं, सौदा घर लाते हैं। गली में कोई खोचे वाला फंस गया तो दो पैसे की चीज को लड़ झगड़ कर 4 दाने ज्यादा पाने की नियति से 2 जगह बंधवाते हैं। भाव के जरा से फर्क पर घंटों बहस करते हैं। शाम को सड़ी गली तरकारियों को किफायत के कारण लाते हैं। ऐसे लोगों से किस मुंह से मांग कर वह उनकी गरीबी के असहाय पर ठोकर लगाए। पर उस दिन शाम को जब वह घर पहुंचा तो बरोठे में एक साइकिल रखी नजर आई। दिमाग पर बहुत जोर डालने के बाद वह आगंतुक की कल्पना न कर पाया। भीतर वाले दरवाजे पर जब पहुंचा तो सहसा हंसी की आवाज सुनकर ठिठक गया। उस हंसी के एक अजीब सा उन्माद था। और उसके बाद चंदा का स्वर, अब आते ही होंगे, बैठिए ना 2 मिनट और अपनी आंख से देख लीजिए और उन्हें समझाते जाइए कि अभी तंदुरुस्ती इस लायक नहीं कि जो दिन दिन घूमना बर्दाश्त कर सके। चंदा कह रही थी। बचन सिंह जो कंपाउंडर थे ना, उनके घर आए थे। हाँ भाई, कमजोरी इतनी जल्दी नहीं मिट सकती, ख्याल नहीं करेंगे तो नुकसान उठाएंगे, बचन सिंह कह रहा है।
कोई पुरुष स्वर था। यह जगपति असमंजस में पड़ गया। एक कदम भीतर घुस जाए इसमें क्या हर्ज है, पर जब उसने पैर उठाए तो वे बाहर जा रहे थे। बाहर बरोठे में साइकिल को पकड़ते ही उसे सूझ आई। वहीं से जैसे अनजान बनता बड़े प्रयत्न से आवाज को खोलता चिल्लाया, अरे चंदा, यह साइकिल किसकी है? कौन मेहरबान? चंदा उसकी आवाज सुनकर कमरे से बाहर निकलकर जैसे खुशखबरी सुना रही थी। अपने कंपाउंडर साहब आए हैं, खोजते खोजते आज घर का पता पाए हैं, तुम्हारे इंतजार में बैठे हैं, चंदा कह रही है। कौन? बचन सिंह। अच्छा अच्छा, वही तो मैं कहूँ, भला कौन कहता। जगपति पास पहुंचा और बातों में इस तरह उलझ गया जैसे सारी परिस्थिति उसने स्वीकार कर ली हो। बचन सिंह में जब फिर आने की बात कहकर चला गया तो चंदा ने बहुत अपनेपन से जगपति के सामने बात शुरू की। जाने कैसे कैसे आदमी होते हैं, क्यों क्या हुआ? जगपति कहता, क्यों क्या हुआ? कैसे होते हैं आदमी? जगपति ने पूछा। चंदा कहती, इतनी छोटी जान पहचान में तुम मर्दों के घर में ना रहते घुसकर बैठ सकते हो? तुम तो उल्टे पैरों लौट आओगे। चंदा कहकर जगपति के मुख पर कुछ इच्छित प्रतिक्रिया देख सकने के लिए गहरी निगाहों से ताकने लगी। जगपति ने चंदा की ओर ऐसे देखा जैसे यह बात भी कहने की या पूछने की है। फिर बोला, बचन सिंह अपनी तरह का आदमी है, अपनी तरह का अकेला। कौन कहता है? जगपति। होगा, पर कहते कहते चंदा रुक गई। आड़े वक्त काम आने वाला आदमी है, लेकिन उससे फायदा उठा सकना जितना आसान है उतना मेरा मतलब है कि जिससे कुछ लिया जाएगा उसे दिया भी जाएगा। जगपति ने आंखें दीवार पर गड़ाते हुए कहा और चंदा उठकर चली गई। उस दिन के बाद बचन सिंह लगभग रोज ही आने जाने लगा। जगपति उसके साथ इधर उधर घूमता भी रहता। बचन सिंह के साथ वह जब तक रहता अजीब सी घुटन उसके दिल को बांध लेती और तभी जीवन की तमाम विषमताएं की भी उसकी निगाहों के सामने उभरने लगती। आखिर वह स्वयं एक आदमी है। बेकार यह माना कि उसके सामने पेट पालने की कोई इतनी विकराल समस्या नहीं है। वह भूखों नहीं मर रहा है, जाड़े में कांप नहीं रहा है, पर उसके 2 हाथ पैर हैं, शरीर का पिंजरा है जो कुछ मांगता है, कुछ, और वह सोचता, यह कुछ क्या? सुख शायद, हाँ शायद नहीं। वह तो दुख में भी जी सकने का आदी है, अभाव में जीवित रह सकने वाला आश्चर्यजनक कीड़ा है। तो फिर वासना? शायद हाँ शायद नहीं। चंदा का शरीर लेकर उसने यह क्षणिकता को भी देखा है। तो फिर धन? शायद हाँ शायद नहीं। उसने धन के लिए अपने को खपाया है, पर वह भी तो उस अदृश्य प्यास को बुझा नहीं पाया। तो फिर क्या? वह कुछ क्या है जो उसकी आत्मा में नासुर सा रिश्ता रहता है, अपना उपचार मांगता है? शायद काम? हाँ यही, बिल्कुल यही, जो उसके जीवन में घड़ियों को निपट सूना ना छोड़े, जिसमें वह अपनी शक्ति लगा सके, अपना मन डुबो सके, अपने को सार्थक अनुभव कर सके, चाहे जिसमें सुख हो या दुख, आरक्षा हो या सुरक्षा, शोषण हो या पोषण। उसे सिर्फ काम चाहिए, करने के लिए कुछ चाहिए। यही तो उसकी प्रकृति आवश्यकता है, पहली और आखिरी मांग है, क्योंकि वह उस घर में नहीं पैदा हुआ जहां सिर्फ जबान हिलाकर शासन करने वाले होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है, वह उस घर में नहीं पैदा हुआ जहां सिर्फ जबान हिलाकर शासन करने वाले होते हैं। वह उस घर में भी नहीं पैदा हुआ जहां सिर्फ मांग कर जीने वाले होते हैं। वह उस घर का है जो सिर्फ काम करना चाहते हैं, काम ही जिसकी आस है, सिर्फ वह काम चाहता है, काम। महत्वपूर्ण पंक्ति है ये वाला, पूछा जा सकता है किस कहानी से है, ठीक है। और एक दिन उसकी सॉरी और एक दिन उसकी काम धाम की समस्या भी हल हो गई। तालाब वाले ऊंचे मैदान के दक्षिण ओर जगपति की लकड़ी की टाल खुल गई, बोर्ड टंग गया। टाल की जमीन पर लक्ष्मी पूजन भी हो गया और हवन भी हुआ। लकड़ी को कोई कमी नहीं थी। गांव से आने वाली गाड़ियों को इस कारोबार में पैरे हुए आदमियों की मदद से मोल तोल
के वहां गिरवा दिया गया। गांठें एक ओर रखी गई, चैलों का एक चट्टा करीने से रख गया और गुद्दे चीरने के लिए डाल दिए गए। तो 3 गाड़ियों का सौदा करके टाल चालू कर दी गई। भविष्य में स्वयं पेड़ खरीदकर काटने का तय किया गया था। क्या? भविष्य में स्वयं पेड़ खरीद कर काटने का तय किया गया। बड़ी बड़ी स्कीमें बनी कि किस तरह जलाने की लकड़ी से बढ़ाते बढ़ाते एक दिन इमारती लकड़ी की कोठी बनेगी। क्या क्या इसमें बात हो रही है, ये पूछा जा सकता है। पहला है पेड़ खरीदकर कटाने का, और दूसरा है इमारती लकड़ी की कोठी बनेगी, चीरने की नई मशीन लगेगी, कारोबार बढ़ जाने पर बच्चन सिंह भी नौकरी छोड़कर उसी में लग जाएगा। और उसने महसूस किया कि वह काम में लग गया है। अब 24 घंटे उसके सामने काम है, उसके समय का उपयोग है। दिन भर में वह 1 घंटे के लिए किसी का मित्र हो सकता है, कुछ देर के लिए वह पति हो सकता है, पर बाकी समय, दिन और रात के बाकी घंटे, उन घंटों के अभाव को सिर्फ उसका अपना काम ही भर सकता है। और अब वह कामदार था। वह कामदार तो था, लेकिन जब टाल की उस ऊंची जमीन पर पड़े छप्पर के नीचे तख्त पर वह गल्ला रखकर बैठता, सामने लगे लकड़ियों के ढेर, कटे हुए पेड़ के तने, जड़ों को लुढ़का हुआ देखता, तो एक निरीहता बरबस उसके दिल को बांधने लगती। उसे लगता एक व्यर्थ पिशाच का शरीर टुकड़े टुकड़े करके उसके सामने डाल दिया गया है, फिर इन पर कुल्हाड़ी चलेगी और इनके रेशे रेशे अलग हो जाएंगे, और तब इनकी ठठरियों को सुखाकर किसी पैसे वालों के हाथ तक तौलकर बेच दिया जाएगा। और तब उसकी निगाहें सामने खड़े ताड़ पर अटक जाती है, जिसके बड़े बड़े पत्तों पर सुर्ख गर्दन वाले गिद्ध पर फड़फड़ाकर देर तक खामोश बैठे रहते। ताड़ का काला गड्ढेदार तना और उसके सामने ठहरी हुई वायु में निश्वास कांपती भारहीन नीम की पत्तियां चकराती झड़ती रहती धूल भरी धरती पर लकड़ी की गड्डियों के पहियों की पड़ी हुई लीक धुंधली सी चमक उठती, और बगल वाले मूंगफली के पेंच की एक रस खरखराती आवाज कानों में भरने लगती। बगल वाली कच्ची पगडंडी से कोई गुजर कर टीले के ढलान से तालाब की निचाई में उतर जाता, जिसके गंदले पानी में डूबा कूड़ा तैरता रहता, और सुअर कीचड़ में मुंह डालकर उस कूड़े को रौंदते दोपहर सिमटती और शाम को धुंध होने लगती, और वह लालटेन जलाकर छप्पर के खंभे की टील में टांग देता। और उसके थोड़ी देर बाद अस्पताल वाली सड़क से बच्चन सिंह एक काले धब्बे की तरह आता दिखाई पड़ा। गहरे पड़ते अंधेरे में उसका आकार धीरे धीरे बढ़ता जाता, और जगपति के सामने जब वह आकर खड़ा होता तो वह उसे बहुत विशाल सा लगने लगता, जिसके सामने उसे अपना अस्तित्व डूबता महसूस होता। एकाध बिक्री की बातें होती और तब दोनों घर की ओर चल देते। घर पहुंचकर बच्चन सिंह कुछ देर जरूर रुकता, बैठता, इधर उधर की बातें करता। कभी मौका पड़ जाता तो जगपति और बच्चन सिंह की थाली भी साथ लग जाती थी। चंदा सामने बैठकर दोनों को खिलाती। बच्चन सिंह बोलता जाता, क्या तरकारी बनी है, मसाला ऐसा पड़ा है कि उसकी भी बहार है, और तरकारी का स्वाद भी ना मरा। होटलों में तो यह तो मसाला ही मसाला रहेगा, सिर्फ तरकारी ही तरकारी। वाह वाह, क्या बात है अंदाज की। और चंदा बीच बीच में टोक कर बोलती जाती, इन्हें तो जब तक दाल में प्याज का भुना घी ना मिले। क्या कह रही है चंदा? इन्हें तो जब तक दाल में प्याज का भुना घी ना मिले तब तक पेट ही नहीं भरता। या सिरका, और क्या सिरका, अगर इन्हें मिल जाए तो समझो सब कुछ मिल गया। पहले मुझे सिरका ना जाने कैसा लगता था, पर अब ऐसा जबान पर चढ़ा है कि या इन्हें कागज सी पतली रोटी पसंद ही नहीं आती। अब मुझसे कोई पतली रोटी बनाने को कहे तो बनती ही नहीं, आदत पड़ गई है, और फिर मन ही नहीं करता। पर चंदा की आंखें बच्चन सिंह की थाली पर ही
जमी रहती। रोटी निपटी तो रोटी परोस दी, दाल खत्म हुई नहीं हुई तो एक चमचा और परोस दी, और जगपति सिर झुकाए खाता रहता। सिर्फ एक गिलास पानी मांगता और चंदा चौंक कर पानी देने के से पहले कहती, अरे तुमने तो कुछ लिया ही भी नहीं। कहते कहते वह पानी दे देती और तब उसके दिल पर गहरी सी चोट लगती। न जाने क्यों वह खामोशी की चोट उसे बड़ी पीड़ा दे जाती, पर वह अपने को समझा लेती, कोई मेहमान तो नहीं है, मांग सकते थे, भूख नहीं होगी। अपने को समझाती है कि भूख नहीं होगी। जगपति खाना खाकर टाल पर लेटने चला जाता है, क्योंकि अभी तक कोई चौकीदार नहीं मिला था। छप्पर के नीचे तख्त पर जब वह लेटता तो अनायास ही उसका दिल भर भर आता। पता नहीं कौन कौन से दर्द एक दूसरे से मिलकर तरह तरह की टीस चटक और ऐंठन पैदा करने लगते। कोई एक अंग दुखती तो सहलाता भी, जब सभी नसें चटकती तो कहां कहां राहत का अकेला हाथ सहलाए। लेटे लेटे उसकी निगाह ताड़ के उस ओर बनी पुख्त कब्र पर जाती है, जिसके सिराहने कंटीला बबूल का एकांकी पेड़ सुनसा खड़ा रहता है। जिस कब्र पर एक पर्दशीन और औरत बड़े लिहाज से आकर सवेरे सवेरे बेला और चमेली के फूल चढ़ाती है, घूम घूम कर उसके फेरे लेती है और माथा टेक कर कुछ कदम उदासी चलकर एक कदम तेजी से मुड़कर विसातियों के मोहल्ले में खो जाती। शाम होते फिर आती, एक दिया बारती और अगर की बत्तियां जलाती, फिर मुड़ते हुए ओढ़नी का पल्ला कंधों पर डालती तो दिए की लौ कांपती, कभी कांप कर बुझ जाती तो पर उसके कदम बढ़ चुके होते, पहले धीमे थके उदास से और फिर तेज सदे सामान्य से, और फिर वह उसी मोहल्ले में खो जाती। और तब रात की तन्हाइयों में बबूल के कांटों के बीच उस साए साए करते ऊंचे नीचे मैदान में जैसे उस कब्र में कोई रूह निकलकर निपट अकेली भटकती रहती। तभी ताड़ पर बैठे सुर्ख गर्दन वाले गिद्ध मनहूस सी आवाज में किलबिला उठते और ताड़ के पत्ते भयानकता से खड़बड़ा उठते। जगपति का बदन कांप जाता और वह भटकती रूह जिंदा रह सकने के लिए जैसे कब्र की ईंटों में बबूल के साया तले दुबक जाती। जगपति अपनी टांगों को पेट से भींचकर कंबल में मुंह छुपा औंधा लेट जाता। तड़के ही ठेके पर लगे लकड़हारे लकड़ी चीरने आ जाते। तब जगपति कंबल लपेट घर की ओर चला जाता। अब यहाँ पर राजा की कहानी शुरू हो रही है। राजा रोज सवेरे टहलने जाते थे। माँ सुनाया करती थी कि एक दिन जैसे ही महल के बाहर निकलकर आए कि सड़क पर झाड़ू लगाने वाली मेहतरानी उन्हें देख ली। अपना झाड़ू पंजा पटक कर माथा पीटने लगी और कहने लगी, हाय राम, आज राजा निर्वंशिया का मुंह देखा है। न जाने रोटी भी नसीब होगी कि नहीं, न जाने कौन सी विपद टूट पड़े। राजा को इतना दुख हुआ कि उल्टे पैरों महल को लौट गए। मंत्री को हुक्म दिया कि उस मेहतरानी का घर नाज से भर दो और सब राशि वस्त्र उतार। राजा उसी क्षण जंगल की ओर चले गए। उसी रात रानी को सपना हुआ कि कल ही रात तेरी मनोकामना पूरी करने वाली है। रानी बहुत पछता रही थी, पर फौरन ही रानी राजा को खोजती खोजती उस सराय में पहुंच गई जहां वह टिके हुए थे। रानी भेष बदलकर सेवा करने वाली भटियारिन बनकर राजा के पास रात में पहुंची। रात भर उनके साथ रही और सुबह राजा के जगने से पहले सराय छोड़कर महल में लौट गई। राजा सुबह उठकर दूसरे देश की ओर चले गए। 2 ही दिनों में राजा के निकल जाने की खबर राजभर में फैल गई। राजा निकल गए, चारों तरफ यही खबर थी। और उस दिन टोले मोहल्ले के हर आंगन में बरसात के मेघ की तरह यह खबर बरसकर फैल गई कि चंदा के बाल बच्चा होने वाला है। ठीक है, एक खबर कौन सी फैली थी कि राजा घर बार छोड़कर जंगल चले गए, और दूसरी खबर थी कि चंदा को बाल बच्चा होने वाला है। आगे है, नुक्कड़ पर जमुना सुनार की कोठरी में फिकती सुरही रुक गई। मुंशी जी ने अपना मीजान लगाना छोड़कर विस्फारित नेत्रों से ताककर खबर सुनी। बंसी किराने वाले ने कुएं में से आधी गई रस्सी खींच डोल मन पर पकड़कर सुना। सुदर्शन दर्जी ने मशीन के पहियों को हथेली से रगड़कर रोककर सुना।
हंसराज पंजाबी ने अपनी नील लगी मलगुजी कमीज की आस्तीनें चढ़ाते हुए सुना और जगपति की बेवा चाची ने औरतों के जमघट में बड़े विश्वास पर भेद भरे स्वर में सुनाया, आज 6 साल हो गए। ये जगपति के चाची का कथन है, इंपॉर्टेंट है। आज 6 साल हो गए शादी को, ना बाल ना बच्चा, ना जाने किसका पाप है उसके पेट में और किसका होगा सिवा उस मुस्टंडे कंपाउंडर के। ना जाने कहां से कुलच्छनी इस मोहल्ले में आ गई है। इस गली की तो पुश्तों में ऐसी मर्जात रही है कि गैर मर्द औरत की परछाई तब नहीं देख पाए। यहाँ के मर्द तो बस अपने घर की औरतों को जानते हैं, उन्हें तो पड़ोसी के घर की जननियों की गिनती तक नहीं मालूम। कौन कहता है? जगपति की चाची। यह कहते कहते उनका चेहरा तमतमा आया और सब औरतें देवलोक की देवियों की तरह गंभीर बनी, अपनी पवित्रता की महानता के बोझ से दबी धीरे धीरे खिसक गईं। सुबह यह खबर फैलने से पहले जगपति टाल पर चला गया था, पर सुनी उसने भी आज ही थी। दिन भर वह तख्त पर कोने में की ओर मुंह किए पड़ा रहा, न ठेके की लकड़ियां चिराई, न बिक्री की ओर ध्यान दिया, न दोपहर का खाना खाने ही घर गया। जब रात अच्छी तरह फैल गई तब हिंसक पशु की भांति उठा। उसने अपनी अंगुलियां चटकाई, मुट्ठी बांधकर बांह का जोर देखा तो नसें तनी और बांह में कठोर कंपन सा हुआ। उसने 3-4 पूरी सांसें खींची और मजबूत कदमों से घर की ओर चल पड़ा। मैदान खत्म हुआ, कंकड़ की सड़क आई, सड़क खत्म हुई, गली आई, पर गली के अंधेरे में घुसते वह सहम गया, जैसे किसी ने अदृश्य हाथों से उसे पकड़कर सारा वक्त रक्त निचोड़ लिया। उसकी फटी हुई शक्ति की नस पर हिम शीतल होठ रखकर सारा रस चूस लिया और गली के अंधेरे ही हिकारत भरी कालिक की ओर भी भारी हो गई, जिसमें घुसने से उसकी सांस रुक जाएगी, घुट जाएगी। वह पीछे मुड़ा पर रुक गया। फिर कुछ संयत होकर वह चोरों की तरह निशब्द कदमों से किसी तरह घर की भीतरी देहरी तक पहुंच गया। दाईं ओर की रसोई दहलीज में कुप्पी टिमटिमा रही थी और चंदा अस्त व्यस्त सी दीवार से सिर टेके शायद आसमान निहारते निहारते सो गई थी। कुप्पी का प्रकाश उसके आधे चेहरे को उजागर किए था और आधा चेहरा गहन कालिमा में डूबा अदृश्य था। वह खामोशी से खड़ा ताकता रहा। चंदा के चेहरे पर नारित्व की प्रौढ़ता आज से दिखाई दी। चेहरे की सारी कमनीयता न जाने कहाँ खो गई थी, उसका अछूतापन न जाने कहाँ लुप्त हो गया था। फूला फूला मुख, जैसे टहनी से तोड़े फूल को पानी में डालकर ताजा किया गया हो, जिसकी पंखुड़ियों के टूटने की सुरमई रेखाएं पड़ गई हो, आगे पर भीगने से भारीपन आ गया हो। उसके खुले पैर पर उसकी निगाह पड़ी तो सूजा सूजा सा लगा, ईड़िया भरी सूजी सी और नाखूनों के पास अजब सा सूखापन। जगपति का दिल एक बार मसोस उठा। उसने चाहा कि बढ़कर उसे उठा ले, अपने हाथों से उसका पूरा शरीर छू छू कर सारा कलुष पोंछ दे। उसने अपनी सांसों की अग्नि में तपाकर एक बार फिर पवित्र कर ले और उसकी आंखों की गहराई में झांककर कहे, देवलोक से किस साप वश निर्वासित हो तुम इधर आ गई चंदा? यह साप तो अमिट था। तभी चंदा ने हड़बड़ाकर आंखें खोली। जगपति को सामने देख उसे लगा कि वह एकदम नंगी सी हो गई हो। अतिशय लज्जित हो उसने अपने पैर समेट लिए, घुटनों से धोती नीचे सरकाई और बहुत संयत से उठकर रसोई के अंधेरे में खो गई। जगपति एकदम हताश हो वही कमरे की देहरी पर चौखट से सिर टिकाकर बैठ गया। नजर कमरे में गई तो लगा कि पराये स्वर यहाँ गूंज रहे हैं, जिनमें चंदा का भी है। एक तरफ घर के हर कोने से अंधेरा सैलाब की तरह बढ़ता आ रहा था। एक अजीब निस्तंभता, असमंजस गति पर पथभ्रष्ट शक्लें पर आकारहीन। खाना खा लेते, चंदा का स्वर कानों में पड़ा। वह अनजाने ऐसे उठ बैठा जैसे तैयार बैठा हो। उसकी बात की आज तक उसने अवज्ञा न की थी। खाने तो बैठ गया, पर कौन नीचे नहीं सरक रहा था। तभी चंदा ने बड़े सादे
सधे शब्दों में कहा, कल मैं गांव जाना चाहती हूँ। चंदा कहती है, कल मैं गांव जाना चाहती हूँ। जैसे वह इस सूचना से परिचित था, बोला, अच्छा। चंदा फिर बोली, मैंने बहुत पहले घर चिट्ठी डाल दी थी, भैया कल लेने आ रहे हैं। तो ठीक है, जगपति वैसे ही डूबा डूबा बोला। चंदा का बाँध टूट गया और वह वहीं घुटनों के में मुंह दबाकर कातर की फपक फपक कर रो पड़ी। ना उठ सकी, ना हिल सकी। जगपति क्षण भर को विचलित हुआ, पर जैसे जम जाने के लिए उसके होठ फड़के और क्रोध के ज्वालामुखी को जबरन दबाते हुए भी वह फूट पड़ा। यह सब मुझे क्या दिखा रही हो बेशरम बेगैरत। उस वक्त नहीं सोचा था जब मेरी लाश तले। कौन कहता है? जगपति। तब तक की बात झूठ है। सिसकियों के बीच चंदा का स्वर फूटा, लेकिन जब तुमने मुझे बेच दिया। चंदा कहते, लेकिन जब तुमने मुझे बेच दिया। एक भरपूर हाथ चंदा की कनपटी पर आग सुलगता पड़ा और जगपति अपनी हथेली दूसरे से दबाता खाना छोड़ कोठरी में घुस गया और रात भर कुंडी चढ़ाए उसी कालिक में घुटता रहा। दूसरे दिन चंदा घर छोड़कर अपने गांव चली गई। जगपति पूरा दिन और रात टाल पर ही काट लेता। उसी वीराने में तालाब के बगल कब्र बबूल और ताड़ के पड़ोस में पर मन मुर्दा हो गया था। जबरदस्ती वह अपने को वहीं रोके रहता। उसका दिल होता तो कहीं निकल जाए, पर ऐसी कमजोरी उसके तन और मन दोनों को खोखला कर गई थी कि चाहने पर भी वह जा ना पाता। हिकारत भरी नजरें सहता, पर वहीं पड़ा रहता। काफी दिनों बाद जब नहीं रहा गया तो एक दिन जगपति घर पर ताला लगा नजदीक के गांव में लकड़ी काटने चला गया। उसे लग रहा था कि अब वह पंगु हो गया है, बिल्कुल लंगड़ा, एक रेंगता कीड़ा जिसके ना आंख है ना कान, ना मन ना इच्छा। वह उस बाग में पहुंच गया जहां खरीदे पेड़ कटने थे। दो आरे वालों ने पतले पेड़ के तने पर आरा रखा और कर्र कर्र का आबाद शोर शुरू हो गया। दूसरे पेड़ पर बन्ने और सकुरे की कुल्हाड़ी बज उठी और गांव से दूर उस बाग में एक लयपूर्ण शोर शुरू हो गया। जड़ पर कुल्हाड़ी पड़ती तो पूरा पेड़ थर्रा जाता। करीब के खेत की मेड़ पर बैठे जगपति का शरीर भी जैसे कांप उठता। चंदा ने कहा था, लेकिन जब तुमने मुझे बेच दिया। उसको वही बात बार बार गूंज रही है कि जब तुमने मुझे बेच दिया था। चंदा ने कहा था। क्या वह ठीक कहती है? क्या बच्चन सिंह ने टाल के लिए जो रुपए दिए थे उसका ब्याज इधर चुकता हुआ? क्या सिर्फ वही रुपए आग बन गए जिसकी आंच में उसकी सहनशीलता, विश्वास और आदर्श मोम से पिघल गए? सकुरे बाग से लगे दड़े पर से किसी ने आवाज लगाई। सकुरे ने कुल्हाड़ी रोककर वहीं से हाँक लगाई। कोने से खेत से लीक बनी है, जरा मेड़ मारकर नंगा ला गाड़ी। जगपति का ध्यान भंग हुआ। उसने मुड़कर दड़े पर आंखें गड़ाई। दो भैंसा गाड़ियां लकड़ी भरने के लिए आ पहुंची थी। सकुरे ने जगपति के पास आकर कहा, एक गाड़ी का भुर्त तो हो गया, बल्कि 1.5 का। अब इस पतरिया पेड़ को ना छांट दे। जगपति ने उस पेड़ की ओर देखा जिसे काटने के लिए सकुरे ने इशारा किया था। पेड़ की शाख हरी पत्तियों से भरी थी, पर बोला, अरे यह तो हरा है, अभी इसे छोड़ दो। हरा होने से क्या, उखड़ तो गया है, ना फूल है ना फल। अब कौन इसमें फल फूल आएंगे? 4 दिन में पत्ती झुर्रा जाएगी। सकुरे ने पेड़ की ओर देखते हुए उस्तादी अंदाज में से कहा, जैसा ठीक समझो तुम। जगपति ने कहा और उठकर मेड़ पक्के हुए कुएं पर पानी पीने चला गया। दोपहर ढलते गाड़ियां भरकर तैयार हुई और शहर की ओर रवाना हो गई। जगपति को उनके साथ आना पड़ा। गाड़ियों लकड़ी से लदी शहर की ओर चली जा रही थी और जगपति गर्दन झुका कच्ची सड़क की धूल में डूबा भारी कदमों से धीरे धीरे उन्हीं की बजती घंटियों के साथ निर्जीव सा बढ़ता जा रहा था। आगे है,
कई वर्ष बाद राजा परदेश से बहुत सा अब आ गया राजा की कहानी। राजा परदेश से बहुत सा धन कमाकर गाड़ी में लाद कर अपने देश की ओर लौटे। माँ सुनाया करती थी, राजा की गाड़ी का पहिया महल से कुछ दूर पतेले की झाड़ी में उलझ गया। हर तरह कोशिश की पर पहिया ना निकला। तब एक पंडित ने बताया कि सकट के दिन का जन्मा बालक अगर अपने घर की सुपारी लाकर इसमें छुपा दे तो पहिया निकल जाएगा। वही दो बालक खेल रहे थे, उन्होंने यह सुना तो कूद कर पहुंचे और कहने लगे कि हमारी पैदाइश सकट की है, पर सुपारी तब लाएंगे जब तुम आधा धन देने का वादा करो। राजा ने बात मान ली। बालक दौड़े दौड़े घर आए, सुपारी लाकर छुआ दी, फिर घर का रास्ता बताते बताते आगे चले। आखिर गाड़ी महल के सामने उन्होंने रोक दी ली। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारे ही महल में ये दो बालक कहाँ से आ गए। भीतर पहुंचे तो रानी खुशी से बेहाल हो गई, पर राजा ने पहले उन बालकों के बारे में पूछा तो रानी ने कहा ये दोनों बालक उन्हीं के राजकुमार हैं। राजा को विश्वास नहीं हुआ, रानी बहुत दुखी हुई। अब यहाँ पर आ गया जगपति की। गाड़ियां जब टाल पर आकर लगी और जगपति तख्त पर हाथ पैर ढीले करके बैठ गया तो पगडंडी से गुजरते मुंशी जी ने उसके पास आकर बताया, तभी अभी उस दिन वसूली में तुम्हारी ससुराल के नजदीक एक गांव में जाना हुआ तो पता लगा कि 15-20 दिन हुए चंदा के लड़का हुआ। कितने दिन पहले? 15-20 दिन पहले। और फिर जैसे मोहल्ले में सुनी सुनाई बातों पर पर्दा डालते हुए बोले, भगवान के राज में देर है अंधेर नहीं जगपति भैया। कौन कह रहे हैं? पंडित जी। जगपति ने सुना तो पहले उसने गहरी नजरों में से मुंशी जी को ताका, पर उनके तीर का निशाना ठीक ठीक नहीं खोज पाया, पर सब कुछ सहन करते हुए बोला, देर और अंधेर दोनों है। जगपति ने कहा, अंधेर तो सरासर है, तिरिया चरित्र है, सब बड़े बड़े हार गए हैं। कहते कहते मुंशी जी रुक गए, पर कुछ इस तरह जैसे कोई बड़ी भेद भरी बात जिसे उनकी गोल होती हुई आंखें समझा देगी। जगपति मुंशी जी की तरफ ताकता रह गया। मिनट भर मनहूस सा मौन छाया रहा। उसे तोड़ते हुए मुंशी जी बड़ी दर्द भरी आवाज में बोले, सुन तो लिया होगा तुमने, क्या कहने को जगपति कह गया, पर उसे लगा कि अभी मुंशी जी उस गांव में फैली बातों को ही बड़ी बेदर्दी से कह डालेंगे। उसने नाहक पूछा। तभी मुंशी जी ने उसकी नाक के पास मुंह ले जाते हुए कहा, चंदा दूसरे के घर बैठ रही है, कोई मधुसूदन है। कौन नाम था? मधुसूदन है वहीं का, पर बच्चा दीवार बन गया है। चाहते तो वो यही है, पर मर जाए तो रास्ता खुले, पर राम जी की मर्जी। सुना है बच्चा रहते भी वह चंदा को बैठाने को तैयार है। जगपति की सांस गले में अटक रह गई, बस आंखें मुंशी जी के चेहरे पर पथराई सी जड़ी थी। मुंशी जी बोले, अदालत से बच्चा तुम्हें मिल सकता है, अब काहे का शर्म लिहाज। अपना कहकर किस मुंह से मांगू? कौन कहता है? जगपति। अपना कहकर किस मुंह से मांगू बाबा? हर तरफ से कर्ज से दबा हूं, तन से, मन से, पैसे से, इज्जत से, किसके बल पर दुनिया सजोने की कोशिश करूं? कहते कहते वह अपने में खो गया। मुंशी जी वहीं बैठ गए। जब रात झुक आई तो जगपति के साथ ही मुंशी जी भी उठे। उसके कंधे पर हाथ रख के वे उसे गली तक लाए। अपनी कोठरी आने पर पीठ सहलाकर उन्होंने उसे छोड़ दिया। वह गर्दन झुकाए गली के अंधेरे में उन्हीं ख्यालों में डूबा ऐसे चले आया जैसे कुछ हुआ ही ना हो, पर कुछ ऐसा बोझ था जो न सोचने देता था और न समझने। जब चाची की बैठक के पास से गुजरने लगा तो सहसा उसके कानों में भनक पड़ी, आ गए सत्यानाशी कुलबोरन, आ गए सत्यानाशी कुलबोरन। उसने जरा नजर उठाकर देखा तो गली की चाची भौजाई बैठक में जमा थी और चंदा की चर्चा छिड़ी थी, पर वह चुपचाप निकल गया। इतने दिनों बाद ताला खोला और बरोठे के अंधेरे में कुछ सूझ ना पड़ा तो एकाएक वह रात उसकी आंखों के सामने घूम गई जब वह अस्पताल से चंदा के साथ लौटा था। बेवा चाची का वह जहर बुझ तीर आ गए राजा निर्वंशिया अस्पताल से, और आज सत्यानाशी कुलबोरन कहा। ठीक है, चाची ने कहा था।
और स्वयं उसका वह वाक्य जो चंदा को छेद गया, तुम्हारे कभी कुछ ना होगा। और उस रात की शिशु चंदा। चंदा को लड़का हुआ है, वह कुछ और जानती, आदमी का बच्चा नहीं जानती। वह और कुछ नहीं जानती, कंकड़ पत्थर, वह नारी ना बनती, बच्ची ही बनी रहती उस रात की शिशु चंदा। पर चंदा यह सब क्यों करने जा रही है? उसके जीते जी वह दूसरे के घर बैठने जा रही है। कितने बड़े पाप में धकेल दिया चंदा को, पर उसे भी तो कुछ सोचना चाहिए। आखिर क्या? पर मेरे जीते जी तो यह सब अच्छा नहीं। वह इतनी घृणा बर्दाश्त करके भी जीने को तैयार है, या मुझे जलाने को। वह मुझे नीच समझती है, कायर नहीं। तो एक बार खबर तो ले लेती, बच्चा हुआ तो पता लगता। पर नहीं, वह उसका कौन है? कोई भी नहीं। औलाद ही तो वह स्नेह की धुरी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला पूछा गया है। औलाद ही तो वह स्नेह की धुरी है जो आदमी औरत के पहिए को साध कर तन के दलदल से पार ले जाती है। नहीं तो हर औरत वेश्या और हर आदमी वासना का कीड़ा। कौन कहता है? जगपति। ये वाला पॉइंट महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है किस कहानी से है। तो क्या चंदा औरत नहीं रही? वह जरूर औरत थी, पर स्वयं मैंने उसे नरक में डाल दिया। वह बच्चा मेरा कोई नहीं, पर चंदा तो मेरी है। एक बार उसे ले आता, फिर यहाँ रात के मोहक अंधेरे में उसके फूल से अधरों को देखता, निर्द्वंद सोई पलकों को निहारता, सांसों की दूध सी अछूती महक को समेट लेता। आज का अंधेरा, घर में तेल भी नहीं जो दिया जला ले। और फिर किसके लिए? कौन जलाए? चंदा के लिए। पर उसे तो बेच दिया था। सिवा चंदा के कौन सी संपत्ति उसके पास थी जिसके आधार पर कोई कर्ज देता? कर्ज ना मिलता तो यह सब कैसे चलता? काम पेड़ कहाँ से कटते? और तब शकरे के वे शब्द उसके कानों में गूंज पड़ा, हरा होने से क्या उखड़ तो गया है। पेड़ के बारे में सोच रहा है। वह स्वयं भी तो एक उखड़ा हुआ पेड़ है, ना फल ना फूल का सब व्यर्थ ही तो है। जो कुछ सोचा उस पर कभी विश्वास ना कर पाया। चंदा को चाहता रहा, पर उसके दिल में चाहत ना जगा पाया। उसे कहीं से एक पैसे मांगने पर डांटता रहा, पर खुद लेता रहा। और आज वह दूसरे के घर बैठ रही है, उसे छोड़कर वह अकेला है। हर तरफ बोझ है जिसमें उसकी नस नस कुचली जा रही है, रग रग फट गई है, और वह किसी तरह टटोल टटोल कर भीतर घर में पहुंचा। यहाँ पर रानी की कहानी राजा की आ गई। रानी अपने कुल देवता के मंदिर में पहुंची। माँ सुनाया करती थी, अपने सतीत्व को सिद्ध करने के लिए उन्होंने घोर तपस्या की। राजा देखते रहे, कुल देवता प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी दैवी शक्ति से दोनों बालकों को तत्काल जन्मे शिशुओं में बदल दिया। रानी की छातियों में दूध भर आया और उनमें से धार फूट पड़ी जो शिशुओं के मुंह में गिरने लगी। राजा को रानी के सतीत्व का सबूत मिल गया। उन्होंने रानी के चरण पकड़ लिए और कहा कि तुम देवी हो, ये मेरे पुत्र हैं। और उस दिन से राजा ने फिर से राजकाज संभाल लिया। पर उसी रात जगपति अपना सारा कारोबार त्याग अफीम और तेल पीकर मर गया। क्या पिया था? अफीम और तेल। क्योंकि चंदा के पास कोई दैवी शक्ति नहीं थी और जगपति राजा नहीं, बचन सिंह कंपाउंडर का कर्जदार था। ठीक है, तो राजा रानी की तरह उनके पास शक्ति नहीं थी कि वो अपनी पवित्रता को सफल कर पाए। राजा ने दो बातें की। माँ सुनाती थी। एक तो रानी के नाम से उन्होंने बहुत बड़ा मंदिर बनवाया, और दूसरे राज के नए सिक्कों पर बड़े राजकुमार का नाम खुदवाकर चालू किया, जिससे राज भर में अपने उत्तराधिकारी की खबर हो जाए। ठीक है, राजा ने दो काम किया था, पूछा जा सकता। और जगपति ने भी दो पर्चे छोड़े थे, एक चंदा के नाम, दूसरा कानून के नाम। देखते थे। चंदा को उसने लिखा था, चंदा के नाम जो पहला पर्चा था। चंदा, मेरी अंतिम चाह यही है कि तुम बच्चे को लेकर चली आना। अभी 1-2 दिन मेरी लाज की दुर्गति होगी, तब तक तुम आ सकोगी। चंदा, आदमी को पाप नहीं पश्चाताप मारता है। मैं बहुत पहले मर चुका था, बच्चे को लेकर जरूर चली आना। दूसरा पर्चा लिखा था, किसी कानून के नाम। किसी ने मुझे मारा नहीं है, किसी आदमी ने नहीं। मैं जानता हूं कि मेरे जहर की
पहचान करने के लिए मेरा सीना चीरा जाएगा। उसमें जहर है। मैंने अफीम नहीं रुपए खाए हैं, उन रुपयों में कर्ज का जहर था। उसी ने मुझे मारा है। मेरी लाश तब तक न जली जाए जब तक चंदा बच्चे को लेकर ना आ जाए। आग बच्चे से दिलवाई जाए बस। माँ जब कहानी समाप्त करती थी तो आसपास बैठे बच्चे फूल चढ़ाते थे। मेरी कहानी भी खत्म हो गई पर। ठीक है, तो यहाँ पर कहानी समाप्त है। हमने लाइन टू लाइन पूरी कहानी देख ली। अब देखते हैं दृष्टि वाले बुक में कौन से तथ्य दिए गए हैं। ठीक है, राजा निर्वंशी या कमलेश्वर, इसका प्रकाशन वर्ष 1957 ईस्वी में। कमलेश्वर का पहला कहानी संग्रह है। देखते हैं देवा की माँ, पानी का तस्वीर, धूल उड़ जाती है, सुबह का सपना, मुर्दों की दुनिया, आत्मा की आवाज, राजा निर्वंशिया। अब इसके प्रतिपाद देखते हैं। राजा निर्वंशिया पौराणिक कथा के साथ साथ चंदा की आधुनिक कथा के द्वारा समांतर दोहरी कथा के माध्यम से आधुनिक जीवन की विसंगतियों का चित्रण करती एक नई कहानी है। चंदा जगपति की बीमारी और बेरोजगारी से उपजी आर्थिक मजबूरियों का हताश है। आगे है प्रमुख पात्र जगपति कौन है? कथावाचक का स्कूल का दोस्त, वकील के यहाँ मुहर्रिर, चंदा का पति है, दूर के रिश्तेदार, दयाराम की शादी में डकैत से लड़ते हुए घायल, मध्यम वर्गीय व्यक्ति है, अफीम और तेल पीकर आत्मदाह। ऐसे पॉइंट में पूछा जाता है। ठीक है, मरते वक्त दो पर्चे, अभी हमने देखा ना महत्वपूर्ण पॉइंट। मरते वक्त दो पर्चे छोड़े, एक चंदा के नाम, दूसरा कानून के नाम। चंदा कौन थी? जगपति की पत्नी। हाथों का कड़ा बेचकर पति का इलाज कराने को तैयार, बचन सिंह के साथ गर्भवती होने के आरोप में मायके में रहने को बाध्य। आगे अंत में मधुसूदन के साथ जाने की सूचना मुंशी जी द्वारा जगपति तथा चंदा की मैनपुरी के निवासी थे तथा संतानहीन थे। बचन सिंह अस्पताल में कंपाउंडर था। मैनपुरी के सदर अस्पताल में तबादला हुआ था। ये भी पूछा गया है। लकड़ी के धंधे में जगपति का साझीदारी। आगे है राजा निर्वंशिया एक राज का संतानहीन राजा थे, कुशल शासक। मेहतरानी के भला बुरा कहने पर राज त्याग। रानी मंत्री के साथ राजा को ढूंढने जाती है। एक प्रसंग में भटियारिन के रूप में राजा के सम्मुख उपस्थित होती है। अंत में दो पुत्रों को जन्म देती है। कुल देवता के मंदिर में सतीत्व की परीक्षा देती है। गौड़ पात्र कौन? माँ, कथावाचक की ममता, माता जो बच्चों को राजा निर्वंशिया की कथा सुनाती है। कथावाचक मैट्रिक पास, जमुना सुनार, चाची। आगे विशेष लोक कथात्मक शैली पर आधारित कहानी है। प्राचीन एवं आधुनिक युग की दो समांतर कथाएं हैं। राजा निर्वंशिया की कथा, जगपति तथा चंदा की कथा। दो कथाएं इसमें साथ साथ चलती हैं ना। दोनों कथाओं की अंतिम परिणति में भेद के माध्यम से आधुनिक जीवन की जटिलता की प्रस्तुति है। अब यहाँ से महत्वपूर्ण पॉइंट दिए गए हैं। कथन भूमिका से एक भूमिका का कथन है। आज के हर कहानीकार में कुछ कहने के लिए एक अजीब सी अकुलाहट और बेबसी है जो निश्चय ही इस संक्रांति काल की देन है, जिसने एक और यदि हमारी संवेद शक्तियों पर दबाव डाला है तो दूसरी ओर हमारी चेतना को भी जागृत किया है। आगे है अगला कथन भूमिका से ये भी है। नई कहानी की एक और भी उपलब्धि है नई भाव भूमियों का सृजन। पूछा जा सकता है किस कहानी से? राजा निर्वंशी। अब इसके उदाहरण जो हमने अभी देखा था, जो महत्वपूर्ण पॉइंट। कर्ज कोढ़ का रोग है, एक बार लगने से तन तो गलता है, मन भी रोगी हो जाता है। किसका कथन है? जगपति का कथन है। चंदा ने भीतर कदम तो रख दिया पर सहसा सहम गई, जैसे वह किसी अंधेरे कुएं में अपने आप कूद पड़ी हो। ऐसा कुआं जो निरंतर पतला होता गया और जिसमें पानी की गहराई पाताल की परतों तक चली गई हो, जिसमें पड़कर वह नीचे धंसती चली गई जा रही हो। नीचे अंधेरा, एकांत, घुटन, पाप। ये दोनों कथन पूछे गए। ठीक है, दोनों कथन पूछे गए हैं। आगे चलते हैं। अगला कथन है कालिक बुरी तरह बढ़ गई थी और सामने खड़े पेड़ की काली परछाई गहरी पड़ गई थी। दोनों लौट गए थे पर जैसे उस कालिक में कुछ रह गया था, छूट गया था। दवा खाने का लैंप जो जलते जलते एक बार भपका, उसमें तेल न रहने के कारण बत्ती की लौ भी बीच से फट गई थी।
उसके ऊपर धुएं की लकीरें बल खाती सांप की तरह अंधेरे में विलीन हो जाती थी। अगला कथन है, उसे लगता जैसे कड़े मारकर वह चंदा से पत्नीत का पद भी छीन लेगा। मातृत्व तो भगवान ने ही छीन लिया था, वह सोचता आखिर चंदा क्या रह जाएगी। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। एक स्त्री के से यदि पत्नीत्व और मातृत्व छीन लिया गया तो उसके जीवन की सार्थकता ही क्या है। ये भी पूछा गया कथन है जो अंडरलाइन किया गया है। ठीक है, तो फिर क्या, वह कुछ क्या जो उसकी आत्मा में नासूर सा रिश्ता है। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। आगे है ये वाला, औलाद की ही तो औलाद ही तो वह स्नेह की धुरी है जो आदमी को औरत के पहियों को साधकर तन के दलदल से पार ले जाती है। नहीं तो हर औरत वेश्या और हर आदमी वासना का कीड़ा। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। आदमी को पाप नहीं पश्चाताप मारता है, मैं तो बहुत पहले मर चुका था। ठीक है, आदमी को पाप नहीं पश्चाताप मारता, मैं तो बहुत पहले मर चुका था, जगपति का कथन है। आगे, किसी ने मुझे नहीं मारा, किसी आदमी ने नहीं मारा, मैं जानता हूं कि मेरे जहर की पहचान के लिए मेरा सीना चीरा जाएगा। उसमें जहर है, मैंने अफीम नहीं रुपए खाए हैं, उन रुपयों में कर्ज का जहर था, उसी ने मुझे मारा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दृष्टि वाले बुक से भी महत्वपूर्ण कथन को देख लिया। यहाँ से जो भी कथन पूछे जाएंगे बस इसी में से आपके पूछे जाने हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, इसके अलावा एक भी क्वेश्चन इस कहानी से नहीं बनेगा। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो मिलती रहेगी। ठीक है।